प्यारे दोस्तों, आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और आ जाओ सभी। आज हम हिंदी साहित्य की जानकारी देने जा रहे हैं आपको आदिकाल में। और ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के कुछ मुख्य तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। तो जो भी हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चर कैडर की, उनके लिए ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, एक दूसरे कक्षा को शेयर किया करो ताकि सभी को ही पता चल सके। और इसके साथ बिना विलंब किए ऐसी कक्षा को हम शुरू करते हैं दोस्तों। और कक्षा 5/6/2026 को बना रहे हैं दोस्तों। और कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बहुत सारी कक्षाएं कर ली है, हमारे हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और हिंदी साहित्य की एक संपूर्ण क्लास अभी करेंगे हम। तो हिंदी भाषा का शब्द जो है वो हिंदी जो है वो शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं हिंदी की जननी कौन है। तो हिंदी की जननी दोस्तों संस्कृत को माना गया है। इसके साथ हम दोस्तों आगे बात करेंगे कि हिंदी जो नाम है वो कहाँ से आया। हिंदी नाम है जो बताया जाता है ईरानियों ने दिया है, जो कि सिंध नदी से इसका नाम पड़ा है, जो कि से है बन गया और द से हिंद सिंधु, दू से ध बन गया। इससे इससे दोस्तों आगे बना हिंदी। और इस प्रकार हिंदी जो है वो दो रूपों में लिया गया। हिंदी शब्द का अर्थ जो दोस्तों, हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो दो रूपों में यहाँ पे लिया गया है। तो एक तो हिंदी दोस्तों जो भारत के लोग हैं उनसे लिया गया है। और दूसरा दोस्तों भारतीय, एक तो भारतीय लोगों से लिया गया जो कि बाद में आगे जाके खत्म हो गया। एक जो भाषा के रूप में ईरानियों ने लिया जो आगे प्रचलित हो गया, यानी कि हिंदी जो है एक भारतीय लोगों के लिए बोला गया था, जो धीरे धीरे क्या है समाप्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया। और इसका क्या है आगे जो एक भाषा के रूप में भी हिंदी नाम दिया गया, और जो कि आगे चलकर हिंदुस्तान मतलब हिंदी भाषा में प्रचलित हो गया। तो भारत की एक सबसे छोटी इकाई हम बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पेपर में आता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि है, और इसके टुकड़े क्या है नहीं किए जा सकते दोस्तों। और इस प्रकार क्या है इसका लिखित रूप जो है वो वर्ण है दोस्तों, ठीक है। हिंदी का जो सार्थक सबसे छोटा जो है रूप जो है वो शब्द है दोस्तों, ठीक है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। और हिंदी का सबसे बड़ा जो सार्थक रूप है वो है एक वाक्य। तो हिंदी को आगे पढ़ेंगे हम। हिंदी साहित्य का आदिकाल के उपयोगी तथ्य एवं विशेषताएं, है ना। तो हिंदी साहित्य आदिकाल के उपयोगी तथ्य तथा उसके एवं उसके विशेषताएं, है ना, उसकी विशेषताएं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे इतिहास जो शब्द है, आज पहली कक्षा है आदिकाल की। और इतिहास शब्द को हम आज तो बताते हैं आपको कि इति का अर्थ क्या होता है। इति का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, और है का दोस्तों अर्थ होता है निश्चित, और अस का अर्थ क्या होता है दोस्तों होना। यानी कि जो निश्चित ही अभी तक क्या है समाप्त हो चुका है उसे हम क्या कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। इति हो और सो अस, है ना, इति हो सो, है ना। इतिहास जो शब्द है इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या बनता है, इति बनेगा प्लस दोस्तों है को अलग कर दिया इन्होंने, है अलग बनेगा, और अस बनेगा, है ना। अस क्या है धातु से है। तो इस प्रकार इसे दिखाया गया है कि जो इति है उसका मतलब तो है समाप्त, है ना, समाप्त होना। और इसके साथ है का जो अर्थ है दोस्तों निश्चय, निश्चित, है ना। और अस का अर्थ दोस्तों है होना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो निश्चित ही अभी तक क्या है समाप्त हो चुका है वो क्या हमारा इतिहास बन गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास लेखन के प्रति भारतीय विद्वानों का दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। तो ये जो भारतीय जो विद्वान है उनका आध्यात्मिक और जो आदर्श मूलक रहा है दोस्तों। जो इतिहास लिखने का जो कारण है भारतीय विद्वानों का या दृष्टिकोण उनका कैसा रहा है या उनके विचार क्या रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आध्यात्मिक और आदर्श मूलक रहा है दोस्तों। इतिहास लेखन
के प्रति विदेशी विद्वानों का दृष्टिकोण क्या रहा है, जो भारत के बाहर के जो जो जिनको हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र कह देते हैं, पाश्चात्य विद्वान कह देते हैं, उनका लेखन है, इतिहास लेखन के प्रति क्या रवैया रहा है, तो उनका यथार्थवाद रहा है दोस्तों, है ना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, है ना। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनके अनुसार क्या है कि प्रकृति की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मतलब शुरुआत मानी जाती है ना। तो इस एक परिभाषा को हम दोबारा पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रकृति की अंतिम अवस्था से ही क्या है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आविर्भाव का अर्थ है यानी कि शुरुआत मानी जाती है। इसके साथ हम अगले ही पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगले पृष्ठ में लिखा है कि उस समय जैसे क्या है कि तो उस समय क्या है दोस्तों, उस समय क्या है, जैसे गाथा कहने पर प्राकृत का भाव भास होता था, का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से क्या है, अपभ्रंश भाषा का जो है समझा जाता था। और अंत क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संभव तो 1050 ईस्वी से 1375, यानी कि ये बात कौन कहते हैं, ये दोस्तों बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो दोस्तों कहा गया है कि अर्थात राजा भोज के समय से लेकर क्या है, हमीर देव के समय तक के से कुछ पीछे तक का जो समय है वो आदिकाल माना गया है दोस्तों, है ना। इस प्रकार हमने दोबारा इसको एक बार बताते हैं, आपको पुनः बताते हैं। यानी कि उस समय जैसे गाथा शब्द को हम कहने से क्या है, प्राकृतिक भास का आभास होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से प्राकृत अपभ्रंश का ही समझा जाता था। अंत हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है, जो शुरुआत है आदिकाल की, वो जो 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संमत तक मानी जाती है दोस्तों। तो इस राजा भोज के समय से लेकर क्या है, हमीर देव के समय से कुछ पहले तक का जो समय है, वहां तक आदिकाल को माना जा सकता है। और सन और सम्मत की एक ये बहुत बड़ी पहेली है दोस्तों। सन और सम्मत में यानी कि क्या फर्क रहता है, तो क्या है कि सन व सम्मत में 57 वर्ष क्या है माइनस करना है, यानी यानी कि अगर सन 993 सन है, तो इसको हम 57 प्लस करेंगे तो ये 1050 क्या ईस्वी निकल जाएगा। इसके प्रकार हम देखते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति, अगर चित्तवृत्ति का शब्द आपको मिलता है तो ये आचार्य शुक्ल का ही है। यानी कि इसको हम देखते ही एक ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आचार्य शुक्ल की कथन है। तो इतिहास क्या है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित क्या है, संचित प्रतिबिंब होता है ना। तो ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि चित्तवृत्तियां क्या होती है, वो रंग और ढंग होता है वहां का ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसी देश की चित्तवृत्तियों के साथ साथ उस देश के क्या है, साहित्य की झलक दिखाई पड़ती है, वहां के जो साहित्य होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहने का मतलब है कि किसी देश की जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, उस देश का साहित्य की झलक भी साहित्य में क्या है, दिखाई देने लगती है। और यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ क्या है, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि ये कहना चाहते हैं कि जैसे जनता के चित्तवृत्तियों यानी कि रंग और ढंग में जैसे स्वरूप में बदलाव आता रहता है, वैसा ही साहित्य में भी बदलाव आता रहता है दोस्तों। तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, यानी कि हिंदी साहित्य किन किन पद्धतियों के द्वारा लिखा गया, कैसे कैसे लिखा गया, तो जो पद्धतियां अपनाई गई है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लेखन किसने किया है, फ्रेंच विद्वान है वो गारसा दत्तात्रेय ने किया है दोस्तों, है ना। और ये 1839 के अंदर किया गया है, यानी कि 1839 के अंदर गारसा दत्तासी ने किया है पहला इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम है दोस्तों इस्तवर द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, यानी कि इसको फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया है। और ये जो नाम है दोस्तों, ये अंग्रेजी का नाम है, ताकि जिसको हिंदी में लिखने से क्या है, उसको बोलने उच्चारण में समस्या हो जाती है। और ये क्या है, इसको हिंदी में लिखा गया है और ये अंग्रेजी एक्चुअली क्या है, अंग्रेजी का नाम है। तो इसको हम एक बार देखते हैं दोस्तों। यानी कि ग्रंथ का नाम क्या है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी, यानी कि ये इसका नाम है। इसके बाद हम दूसरे ग्रंथ की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान के द्वारा लिखा गया। तो ये ऊपर जो था कि ये हिंदी भाषा का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा है, तो ये गारसा दत्तात्रेय ने लिखा है, 1839 में लिखा है। और ये इस्तवार द ला
लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से लिखा है। ये फ्रेंच भाषा का पहला भारतीय इतिहास ग्रंथ है दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास है जो भारतीय विद्वान के द्वारा लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा। और ये ग्रंथ है 1883 के अंदर लिखा गया है और इस ग्रंथ का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज है दोस्तों, है ना। तो इस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, शिव सिंह सरोज है। और इसकी भाषा क्या रहने वाली है, यानी कि इसकी भाषा जो है वो हिंदी है दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अगली हम पद्धति देखते हैं, यानी कि अगला जो ग्रंथ है वो किसने लिखा वो हम देखते हैं। तो अगला जो ग्रंथ है जो इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं उसके बारे में अभी हमने देखा कि जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है वो गारसा दत्तासी के द्वारा 1839 के अंदर लिखा गया है, लिटरेचर ए हिंदुस्तानी मतलब। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य इतिहास का जो दूसरा पहला ग्रंथ है हिंदी भाषा के अंदर लिखा हुआ वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है, 1883 के अंदर लिखा गया है। और वो शिव सिंह सरोज उनके ग्रंथ का नाम है और उसकी जो भाषा है वो हिंदी रहने वाली है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि मुख्य पद्धतियां किस प्रकार की रही। तो सबसे पहले जो पद्धति अपनाई गई है वर्ण अनुक्रम पद्धति अपनाई गई है। वर्णों की जैसे कि हम जैसे वर्णों को देखते हैं क ख, है ना। तो इसके अंदर जैसे जैसे नाम आते हैं वैसे करते हैं, पर इन सबसे पहले जो लिखे गए अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार से लिखे गए। जैसे ए से जिसके नाम आते हैं, बी से जिसके नाम आते हैं, यानी कि सी से जिसके नाम आते हैं, इस प्रकार से नामों का जो कवि या जो इतिहासकार रहे उनके नामों का जो क्रम था वो ऐसे लिखा गया, ठीक है। यानी कि उसके बाद हम काल क्रम के अनुसार से देखते हैं। तो काल क्रम की पद्धति जो अपनाई गई उसके अंदर क्या है, जन्म तिथि को देखा गया और उसके बाद उनको उसी हिसाब से क्रम में रखा गया। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वैज्ञानिक पद्धति जो है उसके अंदर क्या है, वैज्ञानिक ढंग से इतिहास ग्रंथ लिखा गया और उसका जो ग्रंथ है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक भारतीय हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये ग्रंथ है और इसको वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। इसमें क्या है, मतलब उसको छानबीन करके और पूरी मतलब रचनाओं को बारे में कवि की राइटर के बारे में उसको लिखा गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो अंतिम है दोस्तों वो है प्रवृत्तियों के आधार पर लेखन किया गया। और प्रवृत्तियों के आधार पर जो लेखन किया गया वो तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर इसका लेखन किया। तो इसके प्रकार हम देखते हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति है पहली, दूसरी हम देखते हैं दोस्तों कालानुक्रम पद्धति है, और तीसरी हम देखते हैं दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति है, और चौथी जो पद्धति है वो प्रवृत्तियों के आधार पर लेखन कार्य किया गया दोस्तों। आगे हम इनको विस्तृत जानकारी देंगे दोस्तों। यानी कि काल अनुक्रम के अनुसार से काल अनुक्रम के आधार पे किसने ग्रंथ लिखा गया। तो ये देखो ऐसे ए आ ई और बड़ी ई, तो उसके साथ क्या है वो इस प्रकार से इन्हीं को वर्णमाला के अनुसार क्या है कवियों और राजाओं के नाम के आधार को बनाकर लिखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं किस किस ने जो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई दोस्तों। तो गारसा दत्तासी जो पहला ग्रंथ जो हमने बताया 1839 के अंदर लिखा गया है, क्या नाम साहित्य ग्रंथ है जो। और दूसरा ग्रंथ है जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है दोस्तों। इन दोनों ग्रंथ के अंदर क्या है दोस्तों, जो वर्णा अनुक्रम पद्धति है वो अपनाई गई है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है दोस्तों हम बात करते हैं काल अनुक्रम पद्धति। काल अनुक्रम पद्धति क्या है, समय को आधार बनाकर ग्रंथ लिखे गए, तो समय को आधार बनाया यहाँ पे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या है जितने भी लेखक है कवि है साहित्यकारों की जन्म तिथि के आधार पे क्या है उनको आधार बनाया गया और इनके आधार ग्रंथ जो ग्रंथ लिखे गए, ठीक है दोस्तों। ये कालानुक्रम पद्धति है। इसके साथ क्या है विविध विवरण प्रस्तुत करते हैं और उसका क्या है विविध विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हम बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये इसकी भाषा क्या है दोस्तों, ये अंग्रेजी में है। जो पहले इस प्रकार का एक ग्रंथ जो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था उसकी भाषा फ्रेंच थी, 1839 के अंदर लिखा गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में, यानी कि जो काल अनुक्रम पद्धति के अंदर दूसरा ग्रंथ जो आता है वो आता है दोस्तों मिस्र बंधुओं ने लिखा है, यानी कि मिस्र बंधु विनोद एक ग्रंथ है दोस्तों। इस ग्रंथ के अंदर ये मिस्र बंधु जो है वो तीन भाई थे, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी। इन तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा दोस्तों मिस्र बंधु विनोद, जिसकी भाषा क्या है हिंदी है। इसके अंदर लगभग 5,000 कवियों का वर्णन है, यानी कि 4,957 का कवि इस प्रकार से है दोस्तों। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले जो
ग्रंथ लिखने की जो कला है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि किस पद्धति के अंदर आगे ग्रंथ लिखा गया। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे, आगे जो ग्रंथ लिखा है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंदर लिखा गया है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में भी ग्रंथ को लिखा गया। और इस ग्रंथ इसमें हमने आपको बताया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ग्रंथ लिखा। इसमें क्या है, पूर्णतः निष्पक्ष, यानी कि कोई भाईबंदी नहीं की गई है, निष्पक्ष रूप से एक तटस्थ होकर ग्रंथ लिखा गया है, बिना किसी क्या है पक्षपात के आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसमें क्या है, न केवल तथ्यों का संकलन बल्कि उनकी व्याख्या तथा उनका विश्लेषण भी स्थापित होता है। तो इस जो वैज्ञानिक पद्धति के अंदर एक ग्रंथ आता है दोस्तों, वो आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रवृत्तियों के आधार पर लेखन जो किया है, वो दोस्तों हम बात करेंगे। प्रवृत्तियों के आधार पर जो लेखन है दोस्तों, वो है डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ आता है, उसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया है। इसके बाद यह प्रवृत्तियों के आधार बनाकर इस ग्रंथ को लिखा गया है। उस समय की जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्रवृत्तियों की झलक देखने को मिलती है। और जैसा कि राजा राजा होने से उसके गुणगान तथा भक्ति के समय समय आने पर भक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रकार के ग्रंथ जो है वो उस समय लिखे गए हैं। उसके बाद एक एक पद्धति और है दोस्तों, जो कि विधेयवादी पद्धति है। और इसके जो विश्व में जो इसके जो जन्मदाता है दोस्तों, वो तेन है, यानी कि विश्व के अंदर विधेयवादी पद्धति को अपनाने वाले सबसे पहले जो जन्मदाता है वो तेन माने जाते हैं। इस पद्धति को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो श्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। जो हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने की जो पद्धति है दोस्तों, वो विधेयवादी पद्धति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस तत्व की पद्धति में क्या क्या होता है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष के बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो इस पद्धति के अंदर कौन सा ग्रंथ आता है दोस्तों और किन के द्वारा लिखा गया है। तो इस पद्धति के अंदर दोस्तों जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो है विधेयवादी पद्धति के अंदर सर्वप्रथम